हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ बुगनास आईएएस एकेडमी। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं गुजरात हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज। ठीक है, तो बच्चों काफी सक्सेसफुली हम लोगों ने लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 7 तक ऑलमोस्ट 95% ऑफ गुजरात हिस्ट्री का एंशियंट पोर्शन खत्म कर लिया है। ठीक है, जैसे ये टाइमलाइन की अगर मैं बात करूँ तो ये टाइमलाइन में हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में प्री हिस्टोरिक एरा दैट इज प्राग ऐतिहासिक काળ ગુજરાતનો, એના પછી આપણે જોયું હતું પ્રોટો हिस्टोरिक एरा। वहां पे गुजरात का हम लोगों ने आईवीसी लेटर वैदिक वैदिक के टाइम पे क्या हुआ था ये चीजें देखी थी। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने प्रॉपर फुल फ्लेजेड हिस्ट्री चालू की थी फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ महाजनपद। तो वो 16 महाजनपद कौन से थे, उसमें से मगध कैसे राइज किया, मगध को कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी और उनका गुजरात में क्या सिग्निफिकेंस था। तो वहां से हम लोगों ने प्रॉपरली गुजरात की हिस्ट्री देखना स्टार्ट किया। आफ्टर दैट हम लोगों ने मौर्य पीरियड में गुजरात का कॉन्टेक्स्ट देखा, फॉरेन इन्वेजन्स के पार्थियन, बैक्ट्रियन, कुषाण, उन सब के टाइम पे गुजरात में क्या क्षत्रप रूल कैसे राइज किया, तो वो वाला पोर्शन हम लोगों ने डिटेल में देखा। गुप्ता कि भाई इंडिया में 16 गुप्ता रूलर्स ने रूल किया था। ठीक है, तो वो 16 में से आउट ऑफ दो 16 ओनली 3 रूलर्स हैव बीन अफेक्टेड द टाइम पीरियड ऑफ गुजरात। तो ये पोर्शन हम लोगों ने देखा। उसके बाद मैत्रक और पोस्ट मैत्रक के टाइम पीरियड में गुजरात का क्या सिनेरियो था देखा। ठीक है, और सबसे लास्ट लेक्चर जो काफी इंपॉर्टेंट रहा आपका दैट इज सोलंकी के गुजरात में सोलंकी काળ ગુજરાતના ઇતિહાસનો સુવર્ણ યુગ કહેવામાં આવે છે। तो क्यों सुवर्ण युग बोलते थे, क्यों गोल्डन एरा बोलते थे? द रीजन इज कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफी पीक पे था, लिटरेचर काफी पीक पे था, पॉलिटिकल एक्सपेंशन काफी पीक पे था, पॉलिटिकल अलायंस भी काफी पीक पे था। तो हर एक चीज वो टाइम पीरियड में गुजरात की पीक पे रही थी। दैट्स व्हाई हम लोगों ने वो टाइम पीरियड को गुजरात का गोल्डन एरा, गोल्डन एज ગુજરાતીમાં કહીએ તો સુવર્ણ યુગ કહેવામાં આવ્યો છે। ઠીક છે, તો એ આપણો સેકન્ડ લાસ્ટ લેક્ચર હતો એન્શિયન્ટ હિસ્ટ્રી ઓફ ગુજરાતનો। આજે આજના લેક્ચરમાં સૌથી છેલ્લો પોર્શન આપણે ગુજરાત હિસ્ટ્રીનો પૂરો કરીશું એન્શિયન્ટ કોન્ટેક્સ્ટમાં। આના પછી આપણે ગુજરાતનો મધ્યકાલીન ઇતિહાસ ચાલુ કરીશું। तो सबसे लास्ट पोर्शन आपका रहेगा दैट इज वाघेला सोलंकी एज। ठीक है, काफी छोटे से टाइम पीरियड तक इनका रूल देखा गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा चीजें याद रखने लायक है नहीं। तो एक बार क्विकली ये देखते हैं कि भाई वाघेला सोलंकी जो 1244 एडी से स्टार्ट हुआ था गुजरात में और मुश्किल से 50-60 साल तक रहा। 1304 एडी में इनका टाइम पीरियड खत्म हुआ। ठीक है, तो मुश्किल से अगर ये टाइम पीरियड आप देखोगे ना तो 60 साल तक ही रहा सिर्फ। ठीक है, 60 साल तक ही ये वाघेला सोलंकी रूल रहा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि अब ये 60 साल में उसके पीछे क्या था। पीछे एज इन के जैसे हम लोग हर बार डिस्कस करते हैं कि भाई सोलंकी में से वाघेला सोलंकी कैसे निकल के आया और वाघेला सोलंकी एट द एंड खत्म कैसे हुआ। और उसके बाद गुजरात का आपका चालू होगा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास दैट इज गुजरात का मिडिवल हिस्ट्री चालू होगा, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत, गुजरात में मुगल सल्तनत और गुजरात में मराठा सल्तनत की बातें करेंगे। ठीक है, चलिए वो तो नेक्स्ट लेक्चर की बात है। ये लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि सोलंकी, सोलंकी से वाघेला सोलंकी कैसे आया और वाघेला सोलंकी गुजरात में एंड कैसे हुआ। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात कुछ ऐसी की थी कि जब 944 एडी में सोलंकी फ्लरिश हो रहे थे गुजरात में। ठीक है, वो सोलंकी की हम लोगों ने दो ब्रांच की बात की थी। एक सोलंकी मुख्य शाखा ની આપણે વાત કરી थी और दूसरी बात की थी हम लोगों ने व्याघ्र पल्ली। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ गुजरात में, इंग्लिश में भी लिखता हूँ व्याघ्र पल्ली। ये दो ब्रांचेस की हम लोगों ने बात की थी, जिसमें हम लोगों ने मेन ब्रांच का डिस्कशन डिटेल में कर लिया कि किस तरीके से 944 से लेके 1240 या फिर जो था 1260-50 जो भी था वॉट इतने टाइम पीरियड तक के लिए ये मेन ब्रांच में क्या हुआ। स्टार्टिंग फ्रॉम द मुडराज 1 से लेके हम लोगों ने सबसे लास्ट में त्रिभुवन पार्ट तक देख लिया कि इस ये सब रूलर्स ने गुजरात में किस तरीके से चीजों को संभाला। आज के लेक्चर में हम लोग वही सोलंकी की दूसरी ब्रांच की बात करेंगे, जिसको बोला जाता है व्याघ्रपल्ली। व्याघ्रपल्ली इसलिए बोला जाता है, व्याघ्रपल्ली इसलिए बोला जाता है क्योंकि वाघेल, ठीक है, वाघेल करके एक एरिया है, ये रहा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। वाघेल करके एरिया है जो आपका पड़ता है पाटन डिस्ट्रिक्ट में। पाटन डिस्ट्रिक्ट में हरिज करके रीजन है, वो हरिज करके रीजन के पास आपका एक गांव पड़ता है जिसका नाम है वाघेल। वो वाघेल गांव से बिलोंग करते थे ये
सेक्ट के रूलर्स। दैट्स वाई हम लोगों ने उसको वाघेल से व्याघ्रपल्ली और व्याघ्रपल्ली से वाघेला करके हम लोगों ने वो ब्रांच को बोला हुआ है, ठीक है। और वाघेला सोलंकी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ब्रांच के रूलर्स सोलंकी रूलर्स से डायरेक्ट कनेक्शन रखते थे। ये ब्रांच के रूलर्स सोलंकी रूलर्स से डायरेक्ट कनेक्शन रखते थे, ठीक है। तो वाघेला नाम हम लोगों ने वाघेल गांव से रखा हुआ है। वाघेला सोलंकी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सॉरी क्योंकि जो सोलंकी रूलर्स थे वो सोलंकी रूलर्स गुजरात में अलग अलग जगह पे अपने सामंत अपॉइंट करते थे। सामंत जिसको इंग्लिश में गवर्नर बोला जाएगा या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, कि भाई इतना एरिया कैप्चर कर लिया, इतना एरिया मेन किंग डायरेक्ट नहीं करेगा, मेन किंग अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेट नहीं करेगा, वो किसी को रख देगा वहां पे, तो उसको बोला जाएगा सामंत या फिर सूबो या फिर एडमिनिस्ट्रेटर या फिर गवर्नर, जो भी बोल लो, अलग अलग नाम है। काम एक ही करेगा कि ऑन द बिहाफ ऑफ किंग वो जगह को एडमिनिस्टर करेगा। तो ऐसे बहुत सारे सामंत रखे गए थे। एक दो का नाम आपको ध्यान में भी होगा, जैसे वो लवण प्रसाद करके था, फिर विरल धवल करके था। तो वो सारे सामंत से ही ये वाघेला सोलंकी नई ब्रांच बनी थी, इसलिए हम लोग वाघेला भी लिखते हैं ये ब्रांच के नाम में और सोलंकी भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो नामकरण क्लियर हुआ। वाघेला बिलोंग्स टू द विलेज ऑफ पाटन, और सोलंकी बिलोंग्स टू, क्योंकि वो लोग सामंत हुआ करते थे सोलंकी लीनिएज के, सोलंकी रूलर्स के, दैट्स व्हाई, ठीक है। चलिए, तो ये बागेला सोलंकी में अब हर एक राज्य, जैसे मैंने बोला ना कि आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए, तो मैंने आपको बोला था कि नोट्स आपकी ऐसे होनी चाहिए कि यही ट्री में, ठीक है, यही ट्री में सारी चीज कवर हो जाए, वैसे आपकी नोट्स होनी चाहिए। तो इसलिए यहीं पे सारी चीज आज हम लोग लिखेंगे ऐसा, ठीक है। बाकी मतलब देखोगे तो पीपीटी में सारा मैंने मेंशन करके रखा है कि ये यहाँ पे लवण प्रसाद के बारे में लिख के रखा है, यहाँ पे विरल धवल के बारे में लिख के रखा है। पर आज हम लोग ट्राई करते हैं कि यही ट्री में आपकी हर एक चीज कवर हो जाए। तो चालू होती है आपकी वाघेला सोलंकी डायनेस्टी। धवल करके एक इंसान था, वहां से चालू होती है। उनका बेटा अर्णोराज था। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये अर्णोराज वो शाकंभरी सेक्ट वाला अर्णोराज नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि ये गुजरात है, गुजरात का रीजन कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे शाकंभरी सेक्ट था, पृथ्वीराज वाला। तो ये वो वाला अर्णोराज नहीं है, उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर तीसरा आएगा इसमें लवण प्रसाद। लवण प्रसाद का नाम, ये जिक्र हम लोगों ने बार बार किया। लवण प्रसाद के दो बेटे थे, विरल धवल और विरम। विरल धवल के और दो बेटे थे, विसल देव और प्रतापमल। प्रतापमल का एक बेटा था अर्जुन देव। अर्जुन देव के वापस दो बेटे यहाँ से निकल के आएंगे, सारंग देव और रामदेव। और रामदेव का एक बेटा था कर्णदेव टू, ठीक है। कर्णदेव टू इसलिए लिखा हुआ है कि कर्णदेव वन ऑलरेडी हम लोगों ने सोलंकी में किया। कर्णदेव वन, ठीक है, जिसका मीनड़ देवी से ब्याह हुआ था वो वाला। तो ये कर्णदेव लास्ट रूलर था गुजरात में वाघेला सोलंकी एज का। तो दिस इज द लास्ट रूलर एंड दिस इज द फर्स्ट धवल। तो ये जो भी 7-8 रूलर्स या फिर किंग्स थे किसके, वाघेला सोलंकी के, इसके बारे में हम लोग देखना चालू करते हैं ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात चालू करें धवल से, ठीक है, मैं यहीं पे अब चीजें मेंशन करता जाऊंगा। सबसे पहले बात चालू कर अगर धवल से, तो हम लोगों ने सोलंकी में कुमारपाड़ करके एक रूलर किया था, ठीक है। आप सबको ध्यान में होगा, कुमारपाड़ करके एक रूलर हम लोगों ने किया सोलंकी, ठीक है। वो कुमारपाड़ के जो मासा, ठीक है, गुजराती में मासा बोलते हैं, ठीक है। अगर समझाने के तौर पे बोलूं तो वही मासा मतलब मम्मी की जो बहन होगी मासी, ठीक है, मासी की जो हस्बैंड होगी दैट इज मासा। उसको अलग अलग में अलग अलग चीज तरीके से बोला जा सकता है। तो कुमारपाड़ के जो मासा हुआ करते थे, ठीक है, मैटरनल अंकल, वो थे धवल, ठीक है, वो थे धवल। कहाँ से बिलोंग करते थे, तो जैसे मैंने बोला कि भाई पाटन में वाघेल करके एक गांव है, ठीक है, इंग्लिश में भी बाद में लिखता रहता हूँ ताकि आपको समझ में आए। पाटन में वाघेल करके गांव है, वहां पे ये बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये धवल थे। धवल एज सच सोलंकी डायनेस्टी से डायरेक्टली कोई बिलोंग नहीं करते थे, ना किसी के सामंत से, ना कहीं पे पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे सोलंकी डायनेस्टी में। दैट्स इट, कि जस्ट वो कुमारपाड़ के मासा थे और पाटन के वाघेल रीजन से बिलोंग करते थे ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से मैं छोटा सा ही लिख के छोड़ रहा हूँ ताकि जगह काम लगे लिखने के लेकर। तो जैसे ये हो गए धवल और ये हो गए हमारे, यहीं पे लिख देते हैं कुमार पाड़, और उसके हो गए ये मासा, ठीक है। अब ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये पाटण के वाघेल गांव से बिलोंग करते थे, ठीक है। चलिए, इतनी चीज हो गई। अब इनके बेटे हैं अर्णोराज, ठीक है। ये अर्णोराज अब ऑब्वियसली ये अब कुमारपाड़ के कजिन होंगे, ठीक है। कुमारपाड़ का ये कजिन भाई होगा, कजिन ब्रदर,
ठीक है, ये हो गया। अब ये कुमारपाड़ का सामंत भी था, ठीक है, सामंत एज इन गवर्नर था, कोई रीजन ऑन द बिहाफ ऑफ कुमारपाड़ ये केटर करता था। अब वो ऑन एंड ऑफ था, कोई बड़ा रीजन था नहीं, तो इसके नाम की चर्चा अभी नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है आनाक करके है, ठीक है, आनाक करके नाम है अर्णोराज का। तो अर्णोराज की स्टोरी यहाँ तक है। तो ये भी उतना ज्यादा पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं था सोलंकी डायनेस्टी के साथ, ठीक है, तो ये भी सोलंकी डायनेस्टी के साथ उतना ज्यादा एज सच इन्वॉल्व नहीं था। हाँ, प्रॉपरली इन्वॉल्वमेंट हमको देखा गया है लवण प्रसाद से। लवण प्रसाद से हर एक रूलर प्रॉपरली इन्वॉल्व रहा है सोलंकी डायनेस्टी के साथ ऐसा, ठीक है। चलिए, अब लवण प्रसाद को हम लोगों ने कब देखा? तो लवण प्रसाद को हम लोगों ने देखा कि जो भीमदेव, अब इसमें भी भीमदेव 2 की बात करेंगे हम लोग ऐसा है, ठीक है। भीमदेव 1 वो भीम बाणावड़ी था, जिसके टाइम पे कौन सा मंदिर था आपका? वो सोमनाथ टेम्पल पे अटैक हुआ था। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं भीमदेव 2 की। भीमदेव 2 मतलब जिसको वो बूढ़ा भीम करके हम लोग जानते थे, याद है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया कि जिसको बूढ़ा भीम करके जानते थे। अभी ये भीमदेव 2 के टाइम पे ये लवण प्रसाद सामंत हुआ करते थे, ठीक है, सामंत हुआ करते थे। बहुत सारी जगह वो मैनेज करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ भीमदेव ऐसा, ठीक है। उसके अलावा ये लवण प्रसाद ने धवल करके, जैसे उनके दादा का ही नाम है तो धवल करके एक एरिया एस्टेब्लिश किया था, जिसको आज के डेट में धोड़का, गुजराती में ऐसा लिखते हैं, इंग्लिश में धोलका करके लिखते हैं, ठीक है। तो धोलका करके रीजन एस्टेब्लिश किया, किसने? धवल प्रसाद ने, ठीक है, सॉरी लवण प्रसाद ने। लवण प्रसाद ने धोलका करके एक रीजन एस्टेब्लिश किया। वहां पे एज अ चीफ मिनिस्टर, जिसको गुजराती में महा अमात्य बोलेंगे, एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया वस्तुपाल करके एक इंसान था, वस्तुपाल को। और वहां पे एज अ मंत्री अपॉइंट किया तेजपाल को, ठीक है। ये दो नाम आप बहुत पढ़ोगे गुजरात हिस्ट्री में, वस्तुपाल और तेजपाल। ये दो नाम आप काफी बार पढ़ोगे अगर गुजरात बोर्ड से, अगर हिस्ट्री गुजरात बोर्ड से अगर स्कूलिंग किया है ना, तो ये दो नाम आपको बार बार आएंगे, वस्तुपाल और तेजपाल। तो स्टोरी कहाँ तक आई? ये स्टोरी आई हमारी कि धवल, धवल करके कुमारपाड़ के मासा थे, उनका ऐसा कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट था नहीं। धवल के बेटे थे अर्णोराज, अर्णोराज का भी ऐसा कोई बड़ा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और अर्णोराज के बेटे थे लवण प्रसाद। लवण प्रसाद का काफी सिग्निफिकेंट रोल था सोलंकी डिनेस्टी में। वो सोलंकी डिनेस्टी में सामंत हुआ करते थे। एज अ सामंत उन्होंने धवल करके एक जगह बसाई थी, जिसको आज की डेट में धोड़का या फिर धोलका के नाम से जाना। वो धोड़का में उन्होंने दो जनों को अपॉइंट किया, एक को एज ए चीफ मिनिस्टर के पूरा कामकाज वो देखेगा, वो था वस्तुपाल, ठीक है, वो कौन था? वो वस्तुपाल। और एक को एज ए मिनिस्टर, मंत्री अपॉइंट किया, जो था तेजपाल। दोनों भाई थे, वस्तुपाल तेजपाल, दोनों के बारे में करेंगे बाद में ऐसा, ठीक है। अब इन दोनों को अपॉइंट किया। इसके अलावा लवण प्रसाद ने क्या किया? इसके अलावा लवण प्रसाद ने मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ही काफी जगह के वो सामंत थे ऐसा, ठीक है, वो माड़वा और उसके आजू बाजू की जगह के सामंत हुआ करते थे। तो मध्य प्रदेश में ही इन्होंने अपनी माता के नाम से, जैसे जिनका नाम था सालखान देवी, इनकी माता का नाम था साल खान देवी। तो इनकी माता के नाम से उन्होंने कहाँ पे? सालखानपुर मध्य प्रदेश में करके जगह बसाई, ठीक है। तो ये सालखानपुर करके जगह बसाई और उसके अलावा सालखानेश्वर महादेव टेम्पल भी बनाया। सालखानेश्वर महादेव टेम्पल बनाया, ठीक है। दोनों तीनों जगह वो, सॉरी, दोनों तीनों चीजें उन्होंने कहाँ पे की? मध्य प्रदेश में, ठीक है, माड़वा रीजन के आजू बाजू कहीं ना, माड़वा रीजन के आजू बाजू उन्होंने किया, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ से सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट अपने को दिखेगा सोलंकी डिनेस्टी में, किन का? ये वाघेला वंश का, ठीक है। तो लवण प्रसाद को लेकर वापस से दो चार चीजें रिट्रेट कर लेते हैं। जस्ट सेकंड, एक बार स्क्रीन क्लियर कर रहे हैं तो आपको पॉइंटर्स ध्यान में होंगे, ठीक है। तो चलो, लवण प्रसाद को लेकर दो चार चीजें। लवण प्रसाद जो एक्टिवली इन्वॉल्व थे, वो सामंत हुआ करते थे बहुत सारी जगहों के सोलंकी डिनेस्टी में। दूसरा, सामंत होने के टाइम पे उन्होंने धवल करके, जिसको आज के डेट में धोड़का करके जाना जाता है, वो जगह एस्टेब्लिश की। वहां पे एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया वस्तुपाल को और एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया तेजपाल, ठीक है। इसके अलावा लवण प्रसाद ने मध्य प्रदेश में सालखानपुर करके एक जगह बसाई, किनके? उनके मदर के नाम से। और
सालखानेश्वर महादेव मंदिर बनाया, सेम उसी नगर में मध्य प्रदेश में अपनी माता के नाम से, ऐसा, ठीक है। तो लवण प्रसाद का इतना रोल दिखेगा, ऐसा, ठीक है। हाँ, पर अभी भी सोलंकी डायनेस्टी से ये वंश अलग नहीं हुआ, ऐसा, ठीक है। उसी के अंडर में सामंतशाही में ही काम करता हुआ आपको देखेगा, ऐसा, ठीक है। चलिए, क्लियर यहाँ तक। तो लवण प्रसाद के बाद हम लोग करेंगे विरल धवल और विरम। अब विरम का ऐसा यहाँ पे कुछ बड़ा योगदान है नहीं, ठीक है। विरम का ऐसा योगदान नहीं है। विरम भी सामंत हुआ करते थे सोलंकी डायनेस्टी के अंदर। सामंत के तौर पे वो दो ही जगह को मैनेज करते थे, एक विजापुर जो आपका वडोदरा के पास पड़ता है आज की डेट में, और दूसरा विरमगाम। विरमगाम आपका अहमदाबाद जिले में पड़ता है, ऐसा, ठीक है। अगर ट्रेन से मुसाफरी कर रहे हो ना बार बार, तो आपको वलसाड़ विरमगाम एक्सप्रेस का नाम सुना ही होगा आपने, ऐसा, ठीक है। तो विरमगाम आपके अहमदाबाद जिले के आसपास पड़ता है, ठीक है, जिले में पड़ता है। तो विरम ने एज अ सामंत कुछ बड़ा योगदान नहीं किया, बस दो जगह को वो एडमिनिस्टर करते थे, विजापुर वडोदरा के पास, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, और दूसरा विरमगाम अहमदाबाद, ठीक है। इसके अलावा विरल धवल का सिग्निफिकेंट रोल आपको दिखेगा, ठीक है। विरल धवल का आपको काफी सिग्निफिकेंट रोल दिखेगा। तो विरल धवल ने नहीं तो 1226 से लेके 1238 12-14 साल तक सामंतशाही की, और वो 12-14 साल में सामंतशाही में उन्होंने प्रॉपरली वाघेला सोलंकी डायनेस्टी को एक जड़, एक बेस प्रोवाइड की, ठीक है। कि जैसे वो उन्होंने अपने आप को ધોળકા નો રાણો, गुजराती में आ शब्द है, એટલે ગુજરાતીમાં આને કહીશું, इंग्लिश में इसको कुछ इंग्लिश में बिठा नहीं सकते, ऐसा है, ठीक है। तो विरल धवल ने अपने आप को धोड़का नो राणो कहीने बोला। तो ये धोड़का नो राणो दैट मीन्स इन्होंने अपने आप को धोड़का का धवल जो जगह बसाई थी लवण प्रसाद ने, वो धवल नाम की जगह का धोड़का का ऑफिशियल रूलर घोषित किया, ठीक है। अभी तक वो सामंत नाम पे चल रहे थे, पर ऑफिशियल किंग घोषित किया विरल धवल ने अपने आप, ठीक है। सेम इसके अलावा सेम जो वस्तुपाल और तेजपाल को लवण प्रसाद अपॉइंट करके गए थे, उनको कंटिन्यू रखा उनके सारे टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर के तौर पे। तो ये किया उन्होंने। उसके अलावा खंभात रीजन जीत लिया। खंभात रीजन जीत के वहां पे एज अ सामंत उन्होंने वस्तुपाल को अपॉइंट किया। अब ये ऑलरेडी सामंत थे कहीं के सोलंकी डायनेस्टी के, पर ये सामंत शाही से थोड़ा ओवर पावर करके अपने आप को धोलका का रूलर बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा वस्तुपाल तेजपाल में से वस्तुपाल को खंभात रीजन जीत के एज अ सामंत के तौर पर उनको वहां पे रखते हैं, ऐसा, ठीक है। तो ये हुआ। उसके अलावा जगह एक्सपांड करने के टाइम पे 4 मारवाड़ी रूलर के साथ भी इन्होंने नेगोशिएट किया था, ठीक है। 4 मारवाड़ी रूलर के साथ भी इन्होंने नेगोशिएट किया था, ठीक है। अब इनके नाम याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। जैसे उनके नाम थे उदय सिंह जालोर के थे, मरण सिंह उदय सिंह के ही भाई थे, फिर सोम सिंह करके थे, ठीक है, और उसके अलावा धंधल देव करके थे, ठीक है। तो ये 4 मारवाड़ी रूलर के साथ भी इन्होंने नेगोशिएट किया था, संधि की थी, ताकि एरिया को बरकरार रखा जा सके। तो ये काम था विरल धवल का, ठीक है। और इसके अलावा इनके टाइम पीरियड में एक मुसलमान इन्वेडर थे, एक इस्लामिक मुसलमान इन्वेडर थे जिनका नाम था खास खान। इन्होंने गुजरात को अटैक किया था, तो तब गुजरात को डिफेंड किया था इन्होंने ये इस्लामिक इन्वेजन से, ठीक है। तो लवण प्रसाद के बाद इनका काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले आपको दिखेगा सोलंकी डायनेस्टी में, या फिर अपार्ट फ्रॉम द सोलंकी डायनेस्टी। जैसे ये ધોળકાનો રાણો જ્યારે પોતાને કીધું એમણે, ત્યારે એ વસ્તુ સોલંકી डायनेस्टीને લાગતી વ્યક્તિ નથી, તે છતાં એમણે પોતાને ધોળકાનો રાણો કીધું। जब वस्तुपाल तेजपाल को एज अ चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर अपॉइंट किया, तो वो भी सोलंकी डायनेस्टी से कुछ उसका लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, उसके अलावा जब खंभात रीजन कैप्चर किया और वहां पे वस्तुपाल को एज अ सामंत बिठाया, तो वो भी सोलंकी डायनेस्टी का कोई पार्ट या फिर उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। ये 4 मारवाड़ी रूलर के साथ संधि की, तो वो भी सोलंकी डायनेस्टी से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करता, और ये इंडिपेंडेंटली मुसलमान अटैक से, इस्लामिक अटैक, खास खान करके जो था इस्लाम का रूलर, उन्होंने अटैक किया था, तब गुजरात को डिफेंड किया था। तो ये उनकी सारे स्टेप्स उनके अपार्ट फ्रॉम या फिर रादर देन सोलंकी डायनेस्टी उन्होंने अपने आप में एज ए इंडिपेंडेंट रूलर रहे हुए थे, ठीक है। हाँ, पर ऐसा नहीं था कि इन्होंने सोलंकी डायनेस्टी से अपना नाता तोड़ दिया था। वो हम लोगों ने ही सोलंकी के टाइम पे भीमदेव टू के बहुत सारे वॉर्स देखे थे। जैसे भीमदेव टू के टाइम पे जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो मिनिस्टर था या फिर जो सूबा था किन का,
अलाउद्दीन खिलजी का। तो उन्होंने जब गुजरात पे सेकंड टाइम अटैक किया तब हम लोगों ने ही ये सारे नाम बोले हुए थे कि तब लवण प्रसाद भी थे, विरल धवल भी थे, विरल धवल के साथ इवन ये वस्तुपाल और तेजपाल भी थे जो भीमदेव का साथ दे रहे थे ये अटैक को अटकाने के लिए। तो ये सोलंकी डिनेस्टी की तरफ तो अपना झुकाव या फिर अपना जो लॉयल्टी था वो तो बता ही रहे थे, ठीक है, वहां से उन्होंने नाता नहीं तोड़ा था, पर ये पैरेलली इंडिपेंडेंटली भी अपने अपने एरिया को रूल कर रहे थे, ठीक है, कि भाई विरल धवल ने धोड़का का रूलर अपने आप को घोषित किया, खंबात रीजन को कैप्चर किया, मारवाड़ियों से संधि की और इस्लामिक अटैक से गुजरात को अटकाया, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक बोल्ड स्टेप देखने मिलेगा ये डायनेस्टी की इंडिपेंडेंसी की तरफ, ठीक है। चलिए, तो ये चार चीज हुई विरल धवल को लेकर। उसके बाद आते हैं विसल देव, ठीक है। वीरम, जैसे मैंने बोला वीरम का कोई मेजर रोल था नहीं, ठीक है, तो डायरेक्ट नीचे आते हैं विरल धवल के ही दो बेटे थे, विसल देव और प्रतापमल। प्रतापमल का ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, चाहे सोलंकी डायनेस्टी ले लो चाहे वाघेला सोलंकी ले लो, इनका ऐसा कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अर्जुन देव का कम से कम इन्वॉल्वमेंट है ऐसा, ठीक है, अर्जुन देव का कम से कम इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ पे रामदेव का भी कम से कम इन्वॉल्वमेंट आपको दिखेगा ऐसा, ठीक है। तो ये तीन पे मैं क्रॉस ही लगा देता हूँ, ये तीन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अब डिस्कस करते हैं विसल देव को। तो विसल देव के टाइम पे क्या हुआ था, तो विसल देव को, ठीक है, विसल देव को यहाँ पे लिखते हैं, इसको वाघेला वंश या फिर वाघेला डिनेस्टी का एक्चुअल फाउंडर मानते हैं, ठीक है, वाघेला डिनेस्टी का एक्चुअल फाउंडर मानते हैं, वाघेला वंशનો સાચો સ્થાપક માનવામાં આવે છે, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई यहां से इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि हम लोग अब सोलंकी डिनेस्टी की सामंतशाही नहीं करेंगे। सोलंकी डिनेस्टी की सुजेरेनिटी को उन्होंने रिजेक्ट किया कि अब से हम लोग सोलंकी को कोई पार्ट नहीं है, ना उनके अंडर में हम लोग सामंत है, जो भी एरिया है हम लोग इंडिपेंडेंटली एज अ वाघेला डिनेस्टी हम लोग चला रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो इसलिए ये इन्होंने डिक्लेयर किया, इस रीजन से यहां से वाघेला डायनेस्टी अलग से इंडिपेंडेंट चालू हुई ऐसा माना जाएगा। अभी तक तो वाघेला डायनेस्टी आपकी कोरिलेट कर रही थी वाघेला और सोलंकी के साथ, इसलिए ये डायनेस्टी को जब भी पढ़ते हैं ना तब ये इस तरीके से ही लिखते हैं कि वाघेला सोलंकी वंश, કારણ કે આ વંશના પહેલા 4 થી 5 રાજાઓને સોલંકીના સંદર્ભમાં ભણવામાં આવે છે અને પછીના છેલ્લા 3 રાજાઓને જ માત્ર વાઘેલાના સંદર્ભમાં ભણવામાં આવે છે, दैट्स व्हाई इसको वाघेला सोलंकी वंश बोलेंगे। हाँ, तो इसमें प्योरली वाघेला वाला मैटर चालू हुआ आपका विसल देव के बाद। विसल देव ने बोला कि अब से हम लोग सोलंकी की सुजेरानिटी में नहीं रहेंगे, उसके अंडर में नहीं रहेंगे, उसकी सामंतशाही नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। इनका टाइम पीरियड भी काफी रहा, मतलब 1244 से लेके 1262 तक इनका टाइम पीरियड रहा, ठीक है। तो इनका भी टाइम पीरियड काफी आपको 18-20 साल तक का दिखेगा। हाँ, एक अब इसमें प्रॉब्लम हुआ कि, हाँ, दूसरा ये सॉरी के पे पहला दिन उन्होंने ऑफिशियली सोलंकी डायनेस्टी की सुजेरेनिटी को कैंसिल किया, और उसके बाद इनके टाइम पीरियड पे ही सोलंकी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था त्रिभुवनपाल, तो त्रिभुवनपाल की डेथ हुई। त्रिभुवनपाल की डेथ हुई तो कोई कोई उनका बेटा बेटी कोई था नहीं, तो किसने, ये विसल देव ने पाटन जाके सोलंकी की गद्दी पे बैठ के बोला कि भाई आज से, ठीक है, आज से ये डायनेस्टी रहेगी वाघेला डायनेस्टी और इसको गवर्न करेंगे या फिर इसको हैंडल करेंगे हम लोग ऐसा, ठीक है। तो काइंड ऑफ सोलंकी डायनेस्टी को इन्होंने यहाँ से टेक ओवर या फिर ओवर पावर कर लिया कि त्रिभुवनपाल की डेथ हुई, उनका कोई रूलर सॉरी उनका कोई हेयर था नहीं, तो भाई विसल देव ने ये अपॉर्चुनिटी या फिर जो भी बोल लो ये टेक ओवर करके पाटन में सोलंकी वंश का एंड घोषित किया और बोला यहाँ से हमारा वाघेला वंश चालू होगा, ठीक है। तो ये दो इवेंट से इसको वाघेला वंश का फाउंडर, एक्चुअल फाउंडर माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा इसके टाइम पे प्रॉब्लम मेजर क्या हुआ विसल देव के टाइम पे, जैसे गुजरात में अगर गुजराती में आप लोगों ने बहुत सारे साहित्य या फिर लिटरेचर पढ़े हैं ना, तो उसमें एक चीज पढ़ोगे, छप्पनियों दुकाड़, ये छप्पनियों दुकाड़ करके एक चीज पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। छप्पनियों दुकाड़ उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1256 में ये ड्रॉट आया था। दुकाड़ एज इन दुष्काल भी बोलते हैं उसको या फिर ड्रॉट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। तो बहुत ही मेजर और बहुत ही सीवियर ड्रॉट ड्रॉट आया था 1256 में, तो 3 साल तक रहा था ऐसा, ठीक है। तो 56 में आया था इसलिए उसको छप्पनियों दुकाड़ बोलते हैं ऐसा, ठीक है।
अब ये टाइम पीरियड में गुजरात की भाई हालत खराब हो गई थी, ठीक है, खाने पानी तक के लिए लोग तरस रहे थे और एक से दूसरी जगह पे माइग्रेट होकर चले जा रहे थे ऐसा, ठीक है। हाँ, अब ये टाइम पीरियड पे ये भाई साहब ने काफी अच्छे काम किए, कि इसने विसल देव ने, कि इसने डभोई, डभोई जो अपना वडोदरा के पास पड़ता है, ठीक है, तो डभोई के पास इन्होंने कड़क तड़ाव करके एक लेक बनवाया, ठीक है, नाम ही ऐसा है कड़क तड़ाव, तो ये लेक बनवाया। दूसरा, डभोई का जो फोर्ट था उसको रिपेयर करवाया, ताकि अंदर सारा सामान रखा जा सके, कोई चोरी करके ना ले जाए, ठीक है, खाना पानी सब रखा जा सके तो वो पब्लिक में बांट सकेंगे, तो उस रीजन से डभोई के फोर्ट का रिपेयर करवाया, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने वैजनाथ महादेव मंदिर, वो डभोई के फोर्ट के बाहर ही है, ठीक है, वैजनाथ महादेव मंदिर का भी उन्होंने रिपेयरिंग करवाया। जीर्णोद्धार જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે એ કરાવ્યું, जीर्णोद्धार, ठीक है। तो ये दो तीन सिग्निफिकेंट काम करवाए इन्होंने 56 या दोपहर के टाइम पीरियड पे ऐसा, ठीक है। जब ये ड्रॉट कंडीशन चल रही थी तब कच्छ एरिया के एक शेठ हुआ करते थे, शेठ एज इन व्यापारी, ठीक है, एक ट्रेडर हुआ करते थे कच्छ एरिया के शेठ या फिर व्यापारी हुआ करते थे, जिनका नाम था जगड़ू शाह, ज ग डू और शाह, ठीक है, जैसे ये टेढ़े मेढ़े नाम है याद रह जाएंगे इवेंचुअली, कोई दिक्कत है नहीं उसको लेकर, ठीक है। तो ये जगड़ू शाह करके सेठ या फिर व्यापारी हुआ करते थे कच्छ एरिया के, उन्होंने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी ये विसड़ देव को दे दी थी, कि लो भाई गुजरात में ड्रॉट कंडीशन चल रहा है, ये मेरे पैसे लो, इससे जो भी खाना पीना वगैरह खरीद सको खरीद के प्रजा को खिलाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो काफी क्या बोलते हैं बड़ा दान किया था इन्होंने शेठ जगड़ू शाह ने ऐसा, ठीक है। तो उस रीजन से काफी गुजराती लिटरेचर या फिर गुजराती साहित्य में आपको ये जगड़ू शाह को कड़ियुग ना कर्ण, कड़ी युगना कर्ण, ठीक है, कलयुग के कर्ण माना जाता है इनको, कलयुग, कलयुग इस कलयुग, ठीक है, अभी कलयुग चल रहा है वो सबको पता है। कर्ण, अब कर्ण को हम लोग पढ़ते हैं वो महाभारत के टाइम पीरियड पे, कर्ण थे महादानेश्वरी, जैसे कर्ण को बोलते थे कि भाई भगवान श्री कृष्ण ने उनके पास से कवच कुंडल तक मांग लिए तो वो भी दे दिए, ठीक है, वो पता होने के बावजूद भी कि ये भाई भगवान श्री कृष्ण ही है, तो भाई कवच कुंडल तक दे दिया अपने ऐसा, ठीक है, कि वो जो देने के बाद उनकी डेथ, उनकी मृत्यु होना निश्चित था, वो पता होने के बावजूद भगवान कृष्ण ही मांगने आए हैं, वो पता होने के बावजूद भी इन्होंने दान करने से पीछे नहीं हटे ऐसा, ठीक है। तो भाई महादानी बोलते हैं कर्ण को, तो भाई इसलिए ये शेर जगदू शाह को भी कड़ियुग ना करना करके बुलाते हैं ऐसा, ठीक है। द रीजन इज उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी थी ये ड्रॉट लाइक कंडीशन को हटाने को लेकर। तो ये सारा मैटर हुआ था आपका किनके टाइम पे, विसल देव के टाइम पे ऐसा, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखें। विसल देव की जब डेथ हुई, ठीक है, तब प्रतापमल ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं किया, क्या बोलते हैं सौभाग्य डायनेस्टी को आगे बढ़ाने में, डायनेस्टी को डायरेक्टली टेक ओवर किया था अर्जुन देव ने। अब उन्होंने भी ऐसा कोई कोई मेजर रोल प्ले नहीं किया अर्जुन देव ने, ठीक है। अर्जुन देव के बाद रामदेव आए, उनका भी ऐसा कोई बड़ा योगदान नहीं था। रामदेव के ही भाई थे सारंग देव, उन्होंने जस्ट दो चार चीजें ही की, जैसे एक था कि सोमनाथ टेम्पल का वापस से कुछ रिस्ट्रक्चरिंग करवाया, वो उनका एक मेजर काम था, सोमनाथ टेम्पल को रिपेयर या फिर रिस्ट्रक्चर कराने का। और दूसरा, इन्होंने मालवा का काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन जीता था, ठीक है, मालवा रीजन का काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन जीता था, तो उस रीजन से इनको मालव धारनो धूमकेतु ऐसा करके गुजराती में इनका फ्रेज है, मालव धार नो धूमकेतु करके भी इनको बुलाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था ये सारे निकनेम्स याद रखिएगा ऐसा, ठीक है, जिनके याद रहे उतने रखिएगा, कि किसको त्रिलोक मल्ल बोलते थे, किसको त्रिलोक गंड करके बोलते थे, ठीक है, कौन क्या था वगैरह वगैरह। तो इसको मालव धर्म धूमकेतु बोलते हैं। द रीजन इज द मालवा रीजन का काफी सिग्निफिकेंट एरिया कैप्चर किया था और ऐड किया था वाघेला डिनेस्टी में, तो उनका भी ऐसा कोई कुछ बहुत मेजर योगदान आप नहीं देखोगे ऐसा, ठीक है। और लास्ट में आप देखोगे कर्णदेव सेकंड, जिसको कर्ण घेलो के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है, जिनके बारे में कुछ काफी स्टोरीज अच्छी अच्छी है, ठीक है। चलिए, तो शिफ्टेड टू द लास्ट वाघेला रूलर दैट इज कर्णदेव टू या फिर कर्णदेव। अब उसके बारे में दो चार चीजें हैं, ठीक है, जैसे पहले तो दो किताबें हैं जिसका मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट इज नंद शंकर मेहता करके एक लेखक है जिन्होंने कर्ण घेलो करके किताब लिखी हुई है, कर्ण घेलो करके एक नॉवेल लिखी हुई है, ठीक है, गुजराती साहित्य की पहली नॉवेल माना जाता है। लिटरेचर करेंगे हम लोग तब बताऊंगा डिटेल में, अभी के लिए इतना ही। नंदशंकर मेहता ने कर्ण घेलो करके एक नॉवेल लिखी हुई, किताब लिखी हुई है। और उसके अलावा 1456 में
कवि पद्मनाभ करके कवि हुआ करते थे, कवि पद्मनाभ करके कवि हुआ करते थे। उनका एक पोएम है कन्हड़ देव प्रबंध, कन्हड़ देव प्रबंध। ठीक है, तो अभी मैं दो लिटरेचर की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट इज नंदशंकर मेहता का कर्ण घेलो करके नॉवेल जो है वो, और दूसरा कवि पद्मनाभ का कन्हड़ देव प्रबंध करके जो है वो। ये दोनों किताबों से हमको दो चार इवेंट के बारे में पता चलता है, कर्ण घेलो या फिर कर्णदेव टू के टाइम पीरियड की ऐसा। ठीक है, अब ये भाई साहब ने जीवन में कांड क्या किया था कि कर्णदेव के कोर्ट में उनके एक मंत्री हुआ करते थे, ठीक है, जिनका नाम था माधव मंत्री। मंत्री एज इन मिनिस्टर, मंत्री हुआ करते थे माधव मंत्री। अब ये क्लियर नहीं है कौन, पर ये कंफर्म है कि हाँ ऐसा हुआ था। तो माधव मंत्री की या तो पत्नी, ऐसा कोई किताबों में लिखा गया है, या तो माधव मंत्री की बेटी डॉटर, या तो फिर माधव मंत्री के भाई थे उनकी बेटी। ठीक है, माधव मंत्री के भाई थे उनकी बेटी। ये तीन में से कोई एक, ये कर्णदेव को पसंद आ गई थी, तो कर्णदेव ने ये तीन में से एक का किडनैप किया। कर्णदेव ने ये तीन में से किसी एक का किडनैप किया हुआ था। ठीक है, ले गया, उसको एब्डक्ट करके ले गया। अब ऑब्वियसली माधव मंत्री की चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे उनके भाई की बेटी हो, तीनों में से किसी को भी अपने महाराज या फिर अपने राजा किडनैप करके ले जाएंगे तो भाई किसी भी इंसान का माथा घूम सकता है ऐसा। ठीक है, तो उस रीजन से माधव मंत्री ने क्या किया, एक्चुअली जो नहीं करना चाहिए था, कोई और तरीके की हेल्प मांग लेते तो अच्छा होता, पर इन्होंने हेल्प मांगी। भाई साहब आप नाम सुन के खफा हो जाओगे, इन्होंने हेल्प मांगी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इन्होंने हेल्प मांगी अलाउद्दीन खिलजी। तब से लेके गुजरात की कहानी ने लिटरली इतिहास में टर्निंग पॉइंट लिया। ऐसा बोलते हैं ना कि भाई कोई एक इवेंट, सिर्फ एक छोटे से छोटी इवेंट आपका पूरा इतिहास बदल सकती है। तो आई थिंक गुजरात की हिस्ट्री में ये वाली इवेंट होगी। कौन सी वाली इवेंट, जब माधव मंत्री ने अलाउद्दीन खिलजी की हेल्प मांगी। ठीक है, जब माधव मंत्री ने अलाउद्दीन खिलजी की हेल्प मांगी, भाई आप आओ कर्णदेव की डायनेस्टी पे अटैक करो। क्यों, क्योंकि भाई उन्होंने मेरी या तो बेटी या तो पत्नी या तो फिर मेरे भाई की बेटी को एब्डक्ट किया हुआ है, बस जस्ट पसंद आ गई उस कॉन्टेक्स्ट में। अब भाई यहाँ से गुजरात हिस्ट्री टर्निंग पॉइंट लेता है और तीन बड़े इन्वेजन्स देखे गए हैं अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। ठीक है, चलिए तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब इनके तीन इन्वेजन्स देखते हैं कि सबसे पहला इन्वेजन, जैसे अलाउद्दीन खिलजी की हेल्प मांगी, तो फर्स्ट इन्वेजन या फिर फर्स्ट अटैक अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से दो जनों ने किया। एक उलुग खान करके था, उनका ही कमांडर। तो एक उलुग खान ने अटैक किया और उलुग खान के साथ थे दूसरी फौज के साथ नुसरत खान। तो उलुग खान और नुसरत खान, इन दोनों ने कलेक्टिवली गुजरात पे चढ़ाई की ऐसा। ठीक है, इन दोनों ने कलेक्टिवली गुजरात पे चढ़ाई की। अब चढ़ाई की तो बस पर्पस तो रिवेंज लेने का ही था। ठीक है, पर्पस तो रिवेंज लेने का ही था। काफी ब्रूटल लेवल पे यहाँ पे गुजरात में मारा काटी हुई। ठीक है, काफी ब्रूटल लेवल पे गुजरात में मारा काटी हुई। कर्णदेव की सेना ने भी डिफेंड किया, पर एक हद के बाद इनकी सेना भी डिफेंड नहीं कर पाई। सबसे मेजर इश्यू क्या हुआ कि कर्णदेव की वाइफ, ठीक है, कर्णदेव की वाइफ जिसका नाम था कमला देवी, ये भाई साहब कमला देवी को उठा के ले गए। ठीक है, कौन, उलुग खान और नुसरत खान। दिल्ली से अटैक किया। ठीक है, अटैक किया, कर्णदेव की आर्मी को फाइट किया। काफी ज्यादा ब्रूटल लेवल पे यहाँ पे हत्याकांड मारा काटी हुई, और ये कर्णदेव की वाइफ कमला देवी जो थी उनको एब्डक्ट करके वापस से दिल्ली ले गए। ठीक है, इनको एब्डक्ट करके वापस से दिल्ली ले गए। ठीक है, तो ये इश्यू हुआ, यहां तक नहीं बैठा। ठीक है, खिलजी आपको मतलब नाम से ही पता है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की इस चीज के लिए इल फेमस है। इल फेमस की वो स्टोरी आपको पता ही होगी। ठीक है, वो पद्मावत वाला कि भाई जौहर तक बात आ गई थी फिर भी वो खिलजी शांत नहीं बैठा था। तो यहां तक बात खत्म नहीं हुई, उसने वापस दोबारा अटैक किया। दोबारा अटैक किया तो पहली बार जैसे उलुग खान और नुसरत खान को भेजा था, तो दूसरी बार जहीमत करके उनका एक कमांडर था, और जहीमत के साथ उसने भेजा पंचमणि करके। अब ये दोनों नाम से आई थिंक लग रहे हैं हिंदू कमांडर ही, बट जो भी हो, ठीक है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। तो दूसरी बार उसने सेकंड अटैक करवाया थोड़े सालों बाद ही, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। जहीमत
के कमांड में एक आर्मी भेजी और पंचमढ़ी के कमांडर में, पंचमढ़ी सरदार के कमांड में दूसरी आर्मी भेजी। तो यहाँ पे भी गुजरात में ब्रूटल लेवल की माराकाट हुई, ठीक है, काफी सामंतों को मार दिया गया, कर्णदेव को काफी एरिया यहाँ से गया गुजरात से, ठीक है, और उसकी मतलब सल्तनत की वीक से वीक हो गई, सल्तनत उसकी वीक से वीक हो गई, और बचा कुचा तीसरा अटैक भी अलाउद्दीन खिलजी ने थोड़े साल बाद वापस से किया, ठीक है। थर्ड अटैक किया था, ये नाम सुना ही होगा, मलिक काफूर। अगर वो अलाउद्दीन खिलजी मूवी देखा है ना तो ये नाम सुना ही होगा, ठीक है, मलिक काफूर। मलिक काफूर काफी मतलब ट्रस्टफुल बंदा था अलाउद्दीन खिलजी का। जितना ट्रस्टफुल था उतना ही ये ब्रूटल था, ठीक है, उतना ही निर्दयी बंदा था ये मलिक काफूर। अब जैसा राजा वैसा मंत्री काइंड ऑफ अगर बोले तो, ठीक है। तो मलिक काफूर ने अपनी आर्मी के साथ थर्ड अटैक किया गुजरात पे, ठीक है, थर्ड अटैक किया। अब यहाँ पे रहा सहा चीज जो ना होना था वो हुआ। पहला एस्पेक्ट ये हुआ कि कर्णदेव की बेटी जिनका नाम था देवड़ देवी, ठीक है, देवड़ देवी जिनका नाम था, इनको अबडक्ट करके ले गए ये मलिक काफूर दिल्ली। दिल्ली में जाके अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा था, खिजर खान, उनके साथ शादी करवा दी ये देवड़ देवी की, ठीक है, और उसको एज ए क्वीन बना दिया। तो ये प्रॉब्लम हुआ। बोलते तो ऐसा भी है कि जो कर्णदेव की वाइफ को अबडक्ट करके ले गए थे कमला देवी, उनके साथ भी उन्होंने शादी की थी और उनको क्वीन बना दिया था, ठीक है। अब ये सब सेम अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें लिखी होती है, अब किसको सही माने किसको नहीं माने पता नहीं, ठीक है। तो एक जगह पे ऐसा भी लिखा गया है, दूसरी जगह पे ऐसा भी लिखा गया है कि देवल देवी, ये तो कंफर्म लिखा गया है कि देवल देवी को उन्होंने शादी करवा दी उनकी खिसरा खान से, ठीक है, खिसरा खान वाज द सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये हुआ। अब ये होते ही ऑब्वियसली मतलब कर्णदेव की हालत सोच सकते हो कि भाई क्या हुई होगी, ठीक है। तो इसके बाद कर्णदेव फ्लीड टू द रीजन ऑफ तेलंगाना, आज के डेट का तेलंगाना, ठीक है, ये रीजन में भाग गए, साउथ में भाग गए। ऑब्वियसली पूरा का पूरा एरिया, ये जो खूबसूरत सा गुजरात आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया खाली हुआ। ना यहाँ पे अब सोलंकी रूलर है, ना यहाँ पे कोई वाघेला रूलर। बचा कुचा इनके जो भी अच्छे लेवल के सामंत हुआ करते थे, वो सारे के सारे सामंत, ये पहला अटैक अलाउद्दीन खिलजी का, दूसरा अटैक और तीसरा अटैक, ये तीनों अटैक में गुजरात का पूरा सल्तनत धुल गया, ठीक है। गुजरात के जितने भी अच्छे खासे किंग हुआ करते थे वो सब धुल गए, गुजरात खाली पड़ गया, ठीक है, पूरा गुजरात खाली पड़ गया। और ऑब्वियसली ये खाली पड़े हुए गुजरात को, ठीक है, खाली पड़े हुए गुजरात को वो दिल्ली सल्तनत ने कैप्चर किया, ठीक है, खाली पड़े हुए गुजरात को दिल्ली सल्तनत ने कैप्चर किया। और 1304 के बाद गुजरात का ये पूरा एरा खत्म होके गुजरात में दिल्ली सल्तनत चालू हुई, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा हिस्ट्री गुजरात का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इधर उधर के ड्रामे के साथ खत्म होता है कि भाई कोई आया कोई गया, कोई सामंत बना, किसी ने ये बनाया, किसी ने वो बनाया, मीनट देवी ने तालाब बनाया, किसी ने रुद्र महालय बनाए। तो गुजरात का पूरा एंशंट हिस्ट्री यहाँ तक माना जाता है, ठीक है। 1304 में बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट देखा गुजरात ने कि भाई गुजरात का एक भी रूलर नहीं है अब गुजरात को रूल करता हुआ, पूरा का पूरा गुजरात दिल्ली सल्तनत के अंदर में है, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ से तीन तरीके से गुजरात को हम लोग पढ़ते हैं कि ये पूरा पोर्शन अब से रहेगा मध्यकालीन गुजरात का, मध्यकालीन गुजरात का रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम दी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में से ही कुछ सूबे ने अपनी इंडिपेंडेंट सल्तनत चालू की गुजरात में। तो ये पूरा एक लेक्चर हम लोग करेंगे दिल्ली सल्तनत प्लस इंडिपेंडेंट सल्तनत का। बाद में गुजरात में मुगल सल्तनत आई कि अकबर के टाइम पे गुजरात में क्या हुआ, बाबर के टाइम पे क्या हुआ, हुमायूं के टाइम पे क्या हुआ, शाहजहां के टाइम पे क्या हुआ, औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ। तो पूरे मुगल सल्तनत जब इंडिया में चल रही थी तब गुजरात में क्या हो रहा था। और तीसरा पोर्शन करेंगे जब मुगल सल्तनत को ब्रेवली फाइट दे रहे थे मराठास, तो मराठा के टाइम पे गुजरात में क्या, ठीक है। जैसे वो सुना होगा कि सूरत को 16 बार लूटा गया था शिवाजी की तरफ से, ठीक है। तो तब सूरत को या फिर गुजरात को नहीं, एक्चुअली मुगल सल्तनत की टेरिटरीज को लूटा जा रहा था, ठीक है, ना कि गुजरात या फिर ना कि सूरत,
तो बस बोलने के लिए सूरत है, बाकी वो टेरिटरीज हुआ करती थी ऑब्वियसली मुगल सल्तनत की ऐसे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से गुजरात का हमारा मीडिवल हिस्ट्री का पोर्शन चालू होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत टू द इंडिपेंडेंट सल्तनत ऑफ गुजरात। आफ्टर दैट वी विल बी कंडक्टिंग कौन सा, मुगल सल्तनत इन गुजरात, और उसके बाद हम लोग देखेंगे मराठा साम्राज्य इन गुजरात, ठीक है। तो ये इसके बाद खत्म होगा आपका मिडिवल भी, और यहाँ से चालू होगा आपका गुजरात का मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। कि भाई जब यूरोपियन का आगमन होता है इंडिया में, और तब से लेके गुजरात का भी वो पोर्शन पढ़ना हम लोग करेंगे ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये अपना लास्ट लेक्चर था, क्लियर है यहाँ तक की चीजें, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक एरा, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक एरा से हम लोगों ने एंड वाघेला सोलंकी की तक गुजरात में क्या हुआ क्या नहीं वो पूरा देखा है, ठीक है। तो एक बार जस्ट स्क्रीन देखो कि भाई चालू हम लोगों ने किया था कहाँ, ये पाषाण युग से चालू किया था गुजरात में, कि तब हम लोगों ने वो नखत्राणा जिले की कुछ बात की थी, लांगड़ज की कुछ बात की थी, कहीं से कुछ टोल मिल रहे थे, कहाँ से कुछ मिल रहा था, कहीं से पटरी मिल रही थी, कहीं से घोड़े के रिमेन्स मिल रहे थे, से लेकर ये वाघेला सोलंकी का लास्ट रूलर, और जहाँ पे 3 इन्वेजन हुए, कौन से वो सॉरी अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से, वहां तक का पूरा टाइम पीरियड हिस्ट्री का कहा जाता है एंशिएंट गुजरात हिस्ट्री के टाइम पीरियड, ठीक है। चलिए, तो ये 7 से 8 लेक्चर में हमारा गुजरात हिस्ट्री का 33% पोर्शन जितना खत्म हुआ, 33 भी नहीं एक्चुअली 40% जितना पोर्शन खत्म हुआ, 10% जितना पोर्शन लगेगा मिडिवल हिस्ट्री में, और बाकी 50% सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर करेगा आपका मॉडर्न गुजरात हिस्ट्री, मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इस तरीके से गुजरात के टाइमलाइन में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके पीवाईक्यूज डिस्कस कर लेंगे एंशिएंट गुजरात हिस्ट्री के, और उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग चालू करेंगे मिडिवल हिस्ट्री ऑफ द गुजरात, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ भी ये लेक्चर सीरीज को लेकर कुछ भी सजेशंस हो, कुछ भी पसंद आया ना पसंद आया, कुछ भी डाउट दिक्कत क्वेरी क्वेश्चन कुछ भी हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और बुबनास आईएएस एकेडमी की वेबसाइट पे से या फिर टेलीग्राम चैनल पे से हमारा नंबर अवेल करके, इस पे भी मिल जाएगा फॉर दैट मैटर, हमारा नंबर अवेल करके ऑफिस के नंबर पे फोन करके भी आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। सो ठीक है, चलिए, यहाँ तक के सारे लेक्चर्स की कंपाइल्ड पीडीएफ में आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो प्लीज वो पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से आपको डाउनलोड करना रहेगा। हर एक प्लेटफॉर्म को आई रिक्वेस्ट आप सब्सक्राइब करो, यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये तीनों चारों जो मेजर प्लेटफॉर्म्स है, प्लीज उनको सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। लेक्चर पसंद आया तो उसको प्लीज लाइक और शेयर भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में गुजरात हिस्ट्री की मिडिवल पोर्शन के साथ।